आप सभी का स्वागत है एचपीसी क्लासेज में। आई होप आप लोगों ने अन्य वीडियो हमारे देख रखे होंगे। मैं केवल उन टॉपिकों पर बात करता हूं मैं और उन चीज़ों को बताता हूं जिसके मुझे खुद से मैंने बनाए हुए हैं और मुझे पता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हिंदी के ऊपर, जो हमारा संस्कृत खंड है, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, जो पूरा 14 अंक का आता है, जिसके अंतर्गत टोटल 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है पत्र लेखन, एक होता है व्याकरण, एक होता है निबंध। पत्र लेखन 4 अंक का होता है, व्याकरण 7 अंक का, निबंध 7 अंक का होता है। तो आज हम जानने वाले हैं कि इसको हम कैसे पढ़ें। मात्र हम आपको बताते हैं कि हमारे इस पर संस्कृत खंड पर 14 नंबर का है, तो हम 3 से 4 लेक्चर इसको लाएंगे तो इसमें आपका पूरा 100% 14 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। और हम आपको याद करने को भी नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा। बस जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके 20 दिन पहले आपको अच्छी तरीके से रिवीजन दिमाग में घोल के पी लेना है। उस चीज़ को मैं फिक्स टॉपिक से फिक्स क्वेश्चन बताऊंगा और मैं आपको संस्कृत पढ़ने का न्यू तरीका बताऊंगा। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप अर्थ याद करो, आप ये करो वो करो। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन के, जिसका मतलब जो है पत्र लेखन, जो कि 4 अंक का आता है। जो हमारा पत्र लेखन है ना भाई, मिस हमारे साहब जितने भी क्लास 10th में हैं, मैंने भी अभी क्लास 10th पास की हुए हैं, केवल 1 से डेढ़ साल हो रहे हैं। तो मुझे पता है कि मुझे कैसे लिखना, हिंदी में कौन सी गड़बड़ियाँ आती हैं और कैसे क्या चीज़ होता है। तो मैं आपको बता दूं, पत्र लेखन जो हमारा ऐसा है कि इसमें हमें 4 में से 4 अंक तो हासिल करना ही करना है। उससे पहले मैं बता दूं ना भाई साहब, हिंदी में सारा खेल लिखने का होता है, क्वेश्चन कम होता है, लिखना ज़्यादा होता है। बच्चे लास्ट में जाकर निबंध और पत्र लेखन अच्छे से, व्याकरण अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। जल्दी के चक्कर में आधा चीज़ छोड़ देते हैं, आधा बच्चे के तो क्वेश्चन छूट जाते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपका क्वेश्चन कैसे ना छूटे। इसके लिए आपको करनी पड़ेगी अच्छी खासी प्रैक्टिस, पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। पत्र लेखन लिखने का भाई सामना एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को हमको फॉलो करना चाहिए। फॉर्मेट क्या चीज़ का होता है, मान लीजिए हमारे यहाँ की नाली टूट गई है, प्रधान उस पर काम नहीं कर रहा है, या मान लीजिए हमें उस पर डीएम को एक पत्र लिखना है, तो उसके लिखने के लिए एक फॉर्मेट होता है कि कहाँ पर जा रहा है, माननीय मिस कुछ इस प्रकार से होता है। मिस आपको ऊपर की 2 लाइन याद कर लीजिए, ऊपर की आप 2 लाइन याद कर लीजिए कि हमें कैसे लिखना है। मिस माननीय महोदय जी, श्रीमान डीएम, बस यहाँ तक याद कर लीजिए। और जो महोदय के बाद जो बीच में 3-4 लाइन लिखनी होती है ना भाई साहब, उसको खुद से लिखना है। मैं बताऊँगा कैसे लिखना है। मिस आप मान लीजिए आप अपने जब सेंस से लिखेंगे तो एग्जामिनर पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो आपको अच्छा नंबर देगा। अगर मान लीजिए आप किताबी भाषा रट कर जा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छा नंबर मिस मिलेगा पर कोई फ़ायदा नहीं है भाई साहब। अपने से खुद से लिखो, अच्छा लिखो, तो उसमें नंबर आपको अच्छा खासा मिल जाता है मेरे भाई। उसके बाद आप लिख लीजिए कि हाँ थैंक यू, प्रेम निवेदन, और डेट वेट जो पड़ता है, नाम, उसको देख लीजिए। बस आपको मुश्किल से 4 से 5 लाइन याद रखनी है। उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। जो बीच में महोदय के बाद लिखना है, आप वहाँ पर लिख लीजिए, माननीय महोदय जी, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप एक बार, आप जहाँ पर रहना उसका मालीपुर में आकर एक बार नाली का रिव्यू ज़रूर करें। हमारे यहाँ का नालियाँ सारी टूटी पड़ी हैं और यहाँ जगह जगह पर पानी इकट्ठा हुए हैं, जिससे मच्छर पैदा हो रहे हैं। और उसमें जो मच्छर पैदा होते हैं तो वे लोगों को काट रहे हैं, जिससे मलेरिया फैल रहा है और लोगों को पानी गिराने में बहुत ही ज़्यादा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कृपया आप इसे जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इसे ठीक करवाने की कृपा करें। बस आपको इतना कॉमन सेंस लगा के लिखना है। एक कॉमन सेंस और जो थॉट है ये कब आएंगे, जब आप थोड़ा
प्रैक्टिस करेंगे, किताबी भाषा से हट के सोचेंगे, किताबी भाषा को पढ़ेंगे, कुछ सोचेंगे, तब भाई साहब ये आती है। अब मान लीजिए आपको ऐसे लाइट पर लिखनी है तो आप ऐसे लाइट पर लिख लीजिए। जहाँ पे आप डीएम को नाली वाले लिखते बस वहाँ पे आप लाइट को लिख दीजिए, बिजली विभाग को लिख दीजिए, नीचे सब कुछ तो सेम ही रहेगा, बीच में आप लिख दीजिए माननीय महोदय जी, हमारे यहाँ का गांव, हमारे यहाँ से बिजली की कटौती लगभग 5 से 6 दिन से हमारे यहाँ बिजली नहीं आई है। हमारे यहाँ का जो पेड़ है वो गिर गया है आंधी तूफान के चलते, और जो लोगों के में सिंचाई के किसान हैं उनके खेत सूख रहा है। माननीय महोदय से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और लाइट को सही करवाया जाए। बस जब आप ऐसा लिखेंगे ना तो एग्जामिनर के ऊपर एक अलग इफेक्ट पड़ता है। हाँ, बच्चे के अंदर कॉमन सेंस है, बच्चे अच्छा से पढ़ा है, ये अच्छा है। आपको इस तरीके से लिखना है। व्याकरण आता है 7 नंबर का, एक श्लोक होता है और 2 अर्थ करना पड़ता है इसको। और निबंध में भाई साहब, निबंध में हमने बहुत यूट्यूब को देखा था अपने टाइम में, क्लास 10th में। भाई साहब लो ये निबंध याद कर लो, वो निबंध याद कर लो, ये निबंध याद कर लो। हम बताते हैं कोई फ़ायदा नहीं है, केवल आप वीडियो पे जाके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हम आपको बताते हैं ना भाई साहब, आप एक 10 ईयर ले लीजिए, सबसे पहले 10 ईयर ले लीजिए, नहीं तो अब तो ChatGPT का ज़माना है, मैं यहाँ पर दे दूँगा। आप इसको 5 से 6 जो बस आप इसको पढ़ लीजिए। क्या भाई साहब आप मोबाइल से उसका लाभ और हानि नहीं लिख सकते हैं? मोबाइल से क्या लाभ है और उससे क्या लाभ है? बस हाँ, एक बात होना चाहिए कि आपको निबंध लिखने का स्टाइल पता होना चाहिए। हाँ, निबंध ऐसे लिखा जाता है। निबंध लिखने में रूपरेखा, उससे बचाव, हानियाँ, इस हेडिंगों को आप बनाने की कोशिश कीजिए। उसके भीतर क्या लिखना है आप एक बार किताब में पढ़ लीजिए। मान लीजिए मोबाइल में लिखना है, जो भी बच्चे थोड़ा पढ़े होंगे जानते होंगे हमें रूपरेखा में लिखना होता है। मोबाइल आज के जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। बिना मोबाइल के आज के समय में चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आज हर काम मोबाइल से होता है। छोटे से लेकर बड़े काम, आज हर काम मोबाइल से होता है। कोई या तो कोई बिजनेस हो या तो कोई छोटा मोटा व्यवसाय है, सब कुछ मोबाइल से ही होता है। और इसके बहुत ही ज़्यादा हानि है और बहुत ही ज़्यादा लाभ है। मतलब आप लाभ लिखिए, हानियाँ लिखिए, दुष्प्रभाव लिखिए, ऐसे ऐसे उसी में लिखते चले जाइए। मोबाइल की क्या हानियाँ हैं, क्या लाभ। बस भाई साहब अगर एक बार पढ़े रहेंगे आप ना तो आपके दिमाग में घूमेगा। जब आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो आप उसे लिखते चले जाइए और घर पर 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ, मोबाइल से हानियाँ, पर्यावरण के लाभ क्या है, पर्यावरण की हानियाँ क्या हैं। आप पर्यावरण लिखेंगे क्योंकि आज के समय में बिना पर्यावरण के जीवन असंभव है, क्योंकि हमें पेड़ों से ही ऑक्सीजन मिलते हैं। तो लेकिन मनुष्य आज के समय में अंधाधुंध अपने लोभ के चक्कर में, अपना कमाई के चक्कर में पेड़ों को काट रहा है, उसे ज़मीन बना रहा है। आप ये सब जब लिखेंगे ना तो हाँ, एग्जामिनर भी सोचेगा बच्चा कितना थॉटेबल बच्चा है। और हानियाँ लिखिए, लाभ लिखिए, दुष्प्रभाव लिखिए, उसी में ऐसे आप हेडिंग बनाते चले जाइए। बस आपका हेडिंग एकदम नंबर 1 होना चाहिए। सोचने का एकदम लाजवाब तरीका होना चाहिए। वैसे क्या एग्जाम में नंबर देगा ना। और ये जो बताते हैं ना कि लो भाई ये याद कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। हम आपको बताते हैं रियल, जिसने एग्ज़ाम दे के आया है। भाई तुम 10 साल से एग्ज़ाम ही नहीं दे रहे हो तो आपको क्या पता, आप तो वीडियो बनाते चले जा रहे हो। कभी आपने बच्चे से पूछा कि कैसे लिखना होता है? आप अपना था कि ज्ञान बता रहे हो, तो आपको ऐसे लिखना होता है। 14 नंबर में हमारा वीडियो आ रहा है भाई साहब हिंदी में। 14 नंबर में वीडियो, 3 नंबर में हम आपको 14 नंबर ना दिए ना। मेरा नाम भी HPC क्लास से नहीं। और मैं आपको बताता हूँ, मेरा वीडियो जो ये 3-4 ही बच्चे देख रहे हैं ना, मैं इतने में ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये जब पेपर होगा कमेंट बॉक्स में आप अपना रिव्यू देंगे ना, तब बच्चे देखेंगे, सोचेंगे काश पढ़ लिया होता। अगर आज हमारे चैनल से आप जुड़ते हैं, हम आपको बताते हैं हिंदी में कमज़ोर से भी कमज़ोर बच्चे का 50 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ये मेरा वादा और गारंटी है। और ये जो गद्य साहित्य निबंध MCQ है ना, ये सब तो यूँ चुटकियों का खेल है। 1000-2000 MCQ जो लोग याद कराते हैं ना, कोई फ़ायदा नहीं है। कितना भी अच्छा बच्चा हो, हिंदी में कितना भी रट ले, वो उसका 15+ 18+ MCQ करने में हालत ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा है हम MCQ पर कम ही ध्यान दें। आ गया तो सही,
राम भरोसे इतना तो फिक्स है कि हम 10+ MCQ कर ही लेंगे, 10-12+ MCQ तो हम कर ही लेंगे और किस्मत सही रही तो हम 15-20 भी मार देंगे। तो हमें MCQ पर इतनी मेहनत क्यों करनी, हमें डिजिटल मेहनत करनी है, कम मेहनत में हमें ज़्यादा नंबर लाना है। सब कुछ तैयार करने के बाद MCQ पर जाओ और इतना सरल छोटा टॉपिक है। तो भाई लोगों मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल के साथ जुड़िए, मेरे चैनल पे सपोर्ट है। गुड नाइट।